नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटूलाल पडियार। आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान पाठ 1 इतिहास फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन घुस गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और इसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि बास्तिल किले को किस प्रकार से सैनिकों ने ढहा दिया और वहां का एक अधिकारी की भी मारा गया। और लगभग, जबकि यहाँ की संख्या मिनिमम 7 ही थी, संख्या में ज़्यादा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, उस समय फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसका हम विस्तार से इस पाठ में भी अध्ययन करेंगे। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोयनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राज्य कोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे एक वहाँ की मुद्रा है, से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज का मांग करने लगे थे। इसके फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। केवल तीसरे एस्टेट के लोग, जनसाधारण को ही कर अदा करना पड़ता था। यानी जो जन्मजात जो वर्ग था, पहला प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग लोग थे, उनको तो जन्मजाति आरक्षण था, उनको किसी प्रकार का यानी पैसे की मात्रा भी खूब थी, फिर भी उनको कर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल तृतीय स्टेट के लोग, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर आदि, यानी इन केवल तीसरे एस्टेट लोगों को, जिस तरह आप चित्र में देख पा रहे हैं ये सारणी, ये वर्गीकरण, उनको ही केवल कर अदा करना पड़ता था। जो वैसे ही मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो उनके तो और ही दिक्कत होती थी, फिर भी कर अदा करने के लिए उनको ही चुना गया।
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। सामंतवादी ये शब्द आया है। सामंती अर्थव्यवस्था का मतलब उस समय जो राजा होता था अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत कई इलाकों को जीतता था और जितने भी अपने नज़दीक के लोग थे, चाहे राज दरबार के हो गए तो रिश्तेदार हो गए, उनको एक विशेष इलाका सौंपा जाता था। उस इलाके की कर व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था लेना सब उसकी जिम्मे होता था और वह अपनी मर्जी से, मान लो सरकार के खाते में या राज दरबार में 3 से 5% जमा कराना होता था तो वो 20% तक लेता था और काल भी पड़ जाए तो वो लोगों पर अत्याचार करता था। इस तरह सामंती व्यवस्था से लोग उस समय बहुत दुखी थे। चित्र में हम फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को देख चुके हैं। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को अपनी कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त है। जिस तरह पहले भी बताया गया था कि जो पहला वर्ग था पादरी वर्ग, उनको जन्म से ही ये अधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे, क्योंकि सरकार जब अपने साम्राज्य का विस्तार करता था तो इन कुलीन वर्ग यानी परिवार और रिश्तेदार लोगों को ही सामंत चुनता था और उनके पास तो ऑलरेडी यानी पहले से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। इसमें कुछ नए शब्द आए हैं। पहला शब्द है लिव्रे, फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट यानी 3 वर्ग थे, जिसमें क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली एक श्रेणी या वर्ग था। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। जिस तरह हमारे मंदिरों में पंडित होते हैं, इस तरह चर्च में जो काम करने वाले पंडित होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। ये सारे शब्द एक एक नंबर के प्रश्नों के उत्तर इसमें से बन सकते हैं। चर्च भी किसानों से करों का हिस्सा यानी टाइद हमने पहले भी पढ़ा। ये टाइद एक प्रकार का कर था जो चर्च द्वारा वसूल किया जाता था, यानी ये धार्मिक कर था जो 10% के रूप में 10वां भाग खेती के रूप में वे वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल यानी प्रत्यक्ष कर जो कि राज्य को सीधा दिया जाता था और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता करती थी। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ गई और अनाज का उत्पादन बढ़ा नहीं, इसलिए लोगों के जीवन में यानी जीने का संकट पैदा हो गया। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार यानी जो मजदूरी करने वाले लोग थे, कारखाने में काम करने वाले लोग थे और उसकी मजदूरी मालिक यानी कारखाना में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती तब सूखे या ओले यानी अकाल के समय अतिवृष्टि, बहुत अधिक वर्षा के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। यानी जो भी उत्पादन होता था उसमें ही काल का प्रकोप हो जाता था, जिसके कारण लोगों की जितनी सैलरी थी, जितना उनके पास धन कारखानों के मालिकों द्वारा दिया जाता था, उससे जो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। यानी इस तरह उनमें जीवन संघर्ष पैदा हो गया। ऐसे जीविका संकट
प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। जीविका संकट का मतलब हो गया जब व्यक्ति के पास जो जीवन जीने के लिए या जीवित रहने के लिए बिल्कुल कम यानी मिनिमम साधन है और वो भी खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति को जीविका संकट कहा जाता है। इसमें दो नए शब्द आए हुए हैं, जीविका संकट और अनाम यानी जिसका कोई नाम ही नहीं हो। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है, यानी अकाल पड़ जाता है, सरकार द्वारा दिए गई या जो सहायताएं हैं वो आम जनता पर नहीं पहुंच पाती है, और जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनको जो न्यूनतम वेतन मिलता है उस वेतन से उसके जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन नहीं उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे जीविका संकट उत्पन्न हो जाता है। इसमें आज हम इतनी अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन किए गए चैप्टर में से एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं बनाने हैं और इसके उत्तर भी अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। धन्यवाद दोस्तों।